आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। धान की फसल के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि धान का साइंटिफिक नेम क्या होता है, गेहूँ का साइंटिफिक नाम क्या होता है, मक्का का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ज्वार और बाजरा का साइंटिफिक नेम क्या होता है। इन सभी के साइंटिफिक नेम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम धान की फसल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। हम आप लोगों के लिए गेहूँ की फसल कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, यानी कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है गेहूँ की फसल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धान। धान का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो धान का साइंटिफिक नाम होता है, वह होता है ओराजा सटाइवा। धान का साइंटिफिक नाम ओराजा सटाइवा होता है और गेहूँ का साइंटिफिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मक्का का साइंटिफिक नाम जिया मेज होता है। वहीं ज्वार का साइंटिफिक नाम सोरघम बाइकलर होता है। बाजरा का साइंटिफिक नाम पेनिस्टम ग्लूकम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इन सभी की फैमिली क्या होती है? इन सभी की फैमिली जो है वह ग्रेमिनी होती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो धान का साइंटिफिक नाम ओराजा सटाइवा, गेहूँ का साइंटिफिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का का साइंटिफिक नाम जिया मेज, ज्वार का साइंटिफिक नाम सोरघम वैक्लर और बाजरा का साइंटिफिक नाम पेनिस्टम ग्लूकम। इन सभी की फैमिली क्या होती है? कमेंट करके बताएंगे। इन सभी की फैमिली होती है ग्रेमिनी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धान यानी चावल के बारे में। इंग्लिश में इसे राइस बोलते हैं। राइस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नाम होता है, वह होता है ओराजा सटाइवा। फैमिली क्या होती है? फैमिली ग्रेमिनी होती है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ओराजा सटाइवा साइंटिफिक नाम होता है और इसमें गुणसूत्र संख्या 24 पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चावल में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 24 पाई जाती है। और वहीं अगर हम गेहूं में बात करें तो गेहूं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 42 होती है। ठीक है। गेहूं में 42 होती है और चावल में 24 गुणसूत्र संख्या होती है। अगर हम इसके इसके जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया माना गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, बेबीलोग के अनुसार इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया माना गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धान की प्रजातियों की। तो धान की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें केवल 2 प्रजातियों की ही खेती की जाती है। एक है ओराजा सटाइवा और दूसरी है ओराजा ग्लेब्रिमा। ओराजा सटाइवा और ओराजा ग्लेब्रिमा, इनकी जो है खेती की जाती है और बाकी सब वाइल्ड हैं, यानी जंगली प्रकार के धान हैं। तो 2 प्रकार की प्रजातियों का जो है क्या होता है? खेती होती है। प्रथम है ओराजा सटाइवा और दूसरी है ओराजा ग्लेब्रिमा। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओराजा सटाइवा के प्रकार। ओराजा सटाइवा जो है वह 3 प्रकार का होता है। इंडिका राइस, जापानिका राइस और जावानिका राइस। इंडिका राइस इसको हम लोग इंडिया में ग्रो करते हैं और जावानिका राइस जापान में और जावानिका इंडोनेशिया में। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत में चावल का उत्पादन जो है 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? अस, अमन और बोरो। अस, अमन और बोरो 3 वर्गों में धान को रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस की, यानी अस इसको हम लोग आटम भी बोलते हैं। ठीक है। इस प्रजाति को पूर्व मानसून काल में उगाया जाता है। इस प्रजाति को किया जाता है? पूर्व मानसून काल में इस प्रकार की प्रजातियों को उगाया जाता है। इस प्रकार की प्रजातियों को कब उगाया जाता है? पूर्व मानसून काल की अवस्था में इसको उगाया जाता है। ठीक है। इसकी कटाई जो है अगस्त से सितंबर में माह में की जाती है। अगस्त से सितंबर माह में इसकी कटाई की जाती है अस धान की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे अमन धान की। अमन धान या फिर खरीफ राइस इसको बोलते हैं या फिर विंटर राइस, इसी को बोलते हैं। ठीक है। अमन को क्या बोलते हैं? खरीफ राइस, विंटर राइस। ठीक है। तो खरीफ धान को अमन धान कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अमन राइस को विंटर राइस भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है बोरो राइस। बोरो राइस जिसको हम लोग समर राइस बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? समर राइस बोलते हैं। ये फरवरी जनवरी से फरवरी में इसकी बुवाई की जाती है और अप्रैल से मई में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्टनी। राइस की वर्टनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके प्लांट को, पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? इसके पुष्पक्रम को जो है इन्फ्लोरेसेंस को, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। यानी धान का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम लोग पेनिकल कहते हैं। और अगर वहीं हम चावल के टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट यानी 1000 दाने का वजन, 1000 दाने का वजन कितना होता है? तो इसके 1000 दाने का वजन जो है 25 ग्राम होता है। यानी टेस्ट वेट कितना होता है धान का? तो वह 25 ग्राम होता है। चावल ये जो है एक स्वपरागित फसल है और कैसी फसल है? दीर्घकालिक फसल है। ठीक है।
आप लोगों को ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि धान के लिए किस तरह की मृदा उपयुक्त है। तो धान के लिए जीवाश्म युक्त अधिक जल धारण करने वाली मृदा जो है उपयुक्त रहती है, वह चिकनी और दोमट भूमि, यानी चिकनी और दोमट भूमि जो है धान के लिए उपयुक्त रहती है। और इसका पीएच कितना होना चाहिए, तो इसका पीएच जो है 4 से 4.5 से 8 पीएच जो है इसके लिए उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो उन्नतशील प्रजातियों के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे IR8 की। तो IR8 ये एक बैक्टीरियल लीफ अंगमारी प्रतिरोधी किस्म है, आप लोगों को ध्यान रखना। ये क्या है? ये बैक्टीरियल लीफ अंगमारी प्रतिरोधी किस्म है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सुपर राइस के बारे में। तो सुपर राइस का आविष्कार जो है गुरुदेव सिंह खुश ने किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सुपर राइस का आविष्कार किसने किया? तो सुपर राइस का आविष्कार जो है गुरुदेव सिंह खुश ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गोल्डन राइस जो है वह जर्मन के वैज्ञानिक इंगो पेट्रिकस और पीटर बायर ने जो है इसका विकास किया। इसमें विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। और विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जो है इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बीटा कैरोटीन की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है गोल्डन राइस में। और इसके जो दाने का कलर होता है वह गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पडलिंग की। तो आप लोगों को अच्छे तरह से जो भी कृषि से संबंधित बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि धान का जब हम खेत तैयार करते हैं तो उससे पहले हम लोग पडलिंग करते हैं, यानी पाटा लगाते हैं। तो पडलिंग क्यों करते हैं? पडलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पानी का पानी का जो रिसाव होता है वह नीचे ना हो और पानी एक बराबर भूमि समतल हो जाए और जो है पानी उसमें भरा रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग पडलिंग करते हैं। नेक्स्ट है डेपोक विधि। डेपोक विधि के बारे में अगर हम बात करें तो डेपोक विधि में हम बिना मिट्टी के पौध तैयार करते हैं। ठीक है। डेपोक विधि क्या होती है? ये तकनीकी सर्वप्रथम फिलीपींस में सर्वप्रथम इस विधि द्वारा नर्सरी तैयार की गई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये विधि कहाँ से आई है? ये विधि डेपोक विधि जो है ये फिलीपींस से आई है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है और 1 हेक्टेयर में पौधे लगाने के लिए इसमें 20 से 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर नर्सरी तैयार की जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें डेपोक विधि में बिना मिट्टी के नर्सरी तैयार की जाती है, ये विधि फिलीपींस से आई है। और नेक्स्ट है, इसमें 1 हेक्टेयर में पौध लगाने के लिए केवल 20 से 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है नर्सरी तैयार करने के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट SRI मेथड, यानी श्री मेथड इसको भी बोलते हैं, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। इसमें इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक जो है नई विधि है। ये कहाँ से आई है? तो ये विधि जो है मेडागास्कर से आई है। कहाँ से आई है? मेडागास्कर से आई है। और सन 1983 में इसे फादर हेनरी डी लेने लेनिले ने डेवलप किया। फादर हेनरी डी लेनिले ने इसको डेवलप किया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये SRI मेथड जो है, श्री मेथड इसको बोलते हैं, ये कहाँ से आया? तो ये मेथड जो है कहाँ से आया? ये जो है मेडागास्कर से आया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस विधि में पौधे तैयार करने के लिए क्यारियों के नीचे जूट की बैग बिछा दिए जाते हैं। क्या करते हैं? इसमें जब हम अ, तैयार करते हैं इसमें जब हम पौध तैयार करते हैं तो उसके नीचे जो है जब बीज तैयार करते हैं, बीज सैया के नीचे क्या करते हैं? जूट के बैग बिछा देते हैं। ठीक है। जूट के बैग के ऊपर 2 भाग मिट्टी तथा 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद फैलाकर इसको जो है पौध को तैयार किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बीज की पतली तह बिछा देते हैं। इस विधि में 5 हेक्टेयर बीज की आवश्यकता 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। इसमें आप लोगों को कितनी बीज की आवश्यकता होती है? तो इसमें आप लोगों को 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और ये पौधे जो है 9 से 12 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये पूछा जाता है कि जो SRI मेथड होता है, SRI मेथड में कितने दिनों में धान की पौध कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है? तो आप लोग बताएँगे 9 से 12 दिन। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, इसमें अगर रोपाई में इसकी रोपाई जो है 25 गुणा 25 सेंटीमीटर पर की जाती है। 25 गुणा 25 सेंटीमीटर पर इसकी रोपाई की जाती है पौधों की, ये ध्यान रखना है। और इस विधि में एक स्थान पर
पौधों की 2 सेंटीमीटर गहराई पर रोपाई की जाती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धान में लगने वाले रोग। तो धान में लगने वाले रोगों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धान में लगने वाला भूरा धब्बा रोग, यानी ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट रोग जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोगों को इस तरह से ब्राउन-ब्राउन जो है आप लोगों को पत्ती में धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन स्पॉट डिज़ीज़ बोलते हैं, यानी ब्राउन स्पॉट रोग बोलते हैं। ये जो है फंगस के द्वारा होते हैं, यानी कवक के द्वारा ये होता है। किस कवक के द्वारा होता है, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये जो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। पूछा जाएगा कि ब्राउन स्पॉट किसके द्वारा होता है, तो आप लोग क्या बताएँगे? फंगस के द्वारा होता है। किस फंगस के द्वारा होता है? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस के द्वारा भूरा धब्बा रोग होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे झोंका रोग। झोंका रोग इसको हम लोग ब्लास्ट रोग बोलते हैं। ये जो है किसके द्वारा होता है? तो ये भी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। ये जो है रोग पायरेलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पायरेलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा ये होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉल सिस्मट रोग। फॉल सिस्मट रोग ये भी जो है किसके द्वारा होता है? ये भी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। जिस जो कवक का नाम क्या है? क्लेवीसेप्स ओराइजी। क्लेवीसेप्स ओराइजी नामक कवक के द्वारा जो है फल सिस्मट रोग होता है, ठीक है? आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका प्रकोप सबसे अधिक जो है कब होता है? तो फूल आने के समय फल सिस्मट का रोग सबसे अधिक होता है, ठीक है? नेक्स्ट है पत्ती झुलसा रोग, कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से पत्ती झुलस रही है। तो पत्ती झुलसा रोग जो है भाई एक बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरियल लीफ लाइट, ठीक है? यानी ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी अनगिनत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला रोग, धान में खैरा रोग। धान में खैरा रोग जो है भाई जिंक की कमी के कारण होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग धान में जिंक की कमी के कारण होता है। इसको सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में खोजा गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसकी सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई? इसकी सर्वप्रथम खोज जो है पंतनगर विश्वविद्यालय में हुई। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन-सा है? तो कौन-सा है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खैरा रोग का उपचार किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए रोकथाम के लिए खैरा रोग की 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूने को 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किया जाता है। प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव किया जाता है। इससे जो है क्या होता है? इसकी रोकथाम हो जाती है, ठीक है? रोपाई के समय 2% जिंक सल्फेट के घोल में पौधों की जड़ों को 1 से 2 मिनट अगर हम डुबो कर इसकी रोपाई करेंगे, तब भी खैरा रोग जो है नहीं लगता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसके उपचार हो गए खैरा रोग के। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से इसमें क्या बनेगा? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो किस तत्व की कमी से होता है? खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग सर्वप्रथम कहाँ पर देखा गया? तो कहाँ देखा गया? पंतनगर विश्वविद्यालय में देखा गया। तीसरा प्रश्न, खैरा रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो खैरा रोग की रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव करना चाहिए। अगर पूछा जाए कि नर्सरी नर्सरी की रोपाई करने से पूर्व आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप लोगों को 2% जिंक सल्फेट के घोल में पौधों पौधों को पौधों की जड़ों को जो है 1 से 2 मिनट डुबोकर इसकी रोपाई करेंगे, तब भी खैरा रोग से बचा जा सकता है। ठीक है? आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गंधी कीट के बारे में, गंधी बग के बारे में। तो गंधी बग आप लोग देख लीजिए, इस तरह का आप लोगों को कीट जो है दिखाई देगा। इस तरह का कीट आप लोगों को फसलों पर दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गंधी बग कहते हैं। इससे क्या होता है? ये जो है पौधों के से जो है रस जो है चूस लेता है, पौधों का जो बालियों में रस होता है उसको चूस लेता है, तो इससे जो है क्या होता है? बालियाँ एकदम खाली रह जाती हैं। बालियाँ चैफ़ी दिखाई देती हैं, यानी खाली दिखाई देती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका प्रकोप जो है वह क्या होता है? इसका प्रकोप जो है दुग्ध अवस्था पर अधिक होता है। यानी जब पौधों में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, बालियों में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, तब इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप दुग्धावस्था के समय होता है। गंधी कीट बालियों से रस को चूस लेता है, जिससे बालियाँ कैसी हो जाती हैं? सफ़ेद हो जाती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। बालियाँ कैसी हो जाती हैं? सफ़ेद हो जाती हैं, ठीक है? यहाँ पर इससे ये प्रश्न बहुत ही बार बनता है कि गंधी कीट का प्रकोप किस अवस्था पर होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गंधी कीट का प्रकोप जो है दुग्धावस्था पर होता है, ठीक? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भंडारण करते समय कितनी नमी रखनी चाहिए? तो भंडारण करते समय दाने में जो है वह 12% नमी होनी चाहिए, ठीक है? 12% से कम नमी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। धान का उफरा रोग किसके द्वारा होता है? तो धान का जो उफरा रोग होता है वह नेमाटोड के कारण
होता है। धान का उफरा रोग जो है वह नेमेटोड के कारण होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धान में पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में। धान में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो धान में जो है वह 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 60 की आवश्यकता होती है और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अजोला की। तो आप लोग ये जो है ये देख रहे हैं ग्रीन यानी हरी-हरी काई जमी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजोला बोलते हैं। अजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नत्रजन की आपूर्ति हेतु किया जाता है। यह जैव उर्वरक के रूप में काम करता है, ठीक है? ये क्या है? एक जैव उर्वरक है, तो जैव उर्वरक के रूप में क्या काम करता है? अजोला और नील हरित शैवाल, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चावल में क्या-क्या पाया जाता है, चावल में प्रोटीन कितना पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, ये चीज़ें बात कर लेते हैं। तो चावल में जो प्रोटीन है वह 6 से 7% चावल में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, तो 76% चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट वसा की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें 2.5% यानी 2.5% वसा पाया जाता है और खनिज की बात करें तो इसमें खनिज जो है वह 1.1% खनिज जो है पाए जाते हैं धान में। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें कौन-कौन सी स्टेज होती है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज ये जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि धान में सबसे अधिक क्रिटिकल स्टेज कौन-सी होती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन-सी होती है? तो ये आप लोगों को बताना है बूटिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट है टिलरिंग स्टेज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये है कि इन सभी चरणों में चावल के खेत में सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर जल का जमाव होना चाहिए। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि चावल के खेत में कितने जो है सेंटीमीटर पानी होना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर पानी का जमाव जो है ज़रूरी रहता है धान के खेत में, ठीक है? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।